बच्चों, हम अध्ययन करने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में। क्या है वैश्वीकरण, किसे कहते हैं वैश्वीकरण, क्या है इसके प्रभाव, क्या है इसके कारण, इन सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे इन छोटी छोटी 3 कहानियों के साथ। पहली कहानी है जनार्दन की। जनार्दन जो कि एक भारतीय व्यक्ति हैं, जब वो शाम को ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, जॉन बन जाते हैं, वो एक नया लहजा, नई भाषा अख्तियार कर लेते हैं। वहाँ उनके जो ग्राहक हैं उनसे वो लगातार बात करते हैं, पूरी रात वो काम करते हैं, अर्थात उनका ऑफिस शाम को स्टार्ट होकर सुबह तक चलता है। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करते हैं और जिनसे वो बात करते हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, वो अमेरिकी नागरिक हैं, वो अमेरिका की कंपनी है। अर्थात जनार्दन यहाँ बैठकर अपने दूसरे राष्ट्र के लिए नौकरी कर रहे हैं। जनार्दन की छुट्टियाँ भी भारतीय कैलेंडर के अनुसार ना होकर अमेरिकी कैलेंडर के अनुसार होती हैं। दूसरी कहानी है रामधारी की। रामधारी की 9 साल की बेटी है जिसका जन्मदिन आने वाला है। रामधारी उसके लिए एक तोहफा लेना चाहते हैं और उनकी बेटियां जन्मदिन के तोहफे में एक साइकिल लेना चाहती है। रामधारी बाजार जाते हैं, वो एक उम्दा क्वालिटी की साइकिल ढूंढ रहे हैं जो कि उनके बजट में भी आसानी से आ जाए। और रामधारी को एक ऐसी साइकिल मिल जाती है जो कि बनी तो चीन में है लेकिन बिक भारतीय बाजार में रही है, जिसकी कीमत भी ठीक ठाक है और वो क्वालिटी में भी उन्हें पसंद आई है। तीसरी कहानी है सारिका की। सारिका एक ऐसे परिवार से है कि जिनकी महिलाओं ने आज तक कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। सारिका को स्कूल जाने का मौका मिला, सारिका को उच्च अध्ययन करने का मौका मिला, उसने कॉलेज की तैयारी की और उसने बहुत अच्छे अंकों में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब सारिका को मौका मिला है नौकरी करने का, अपना स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का। एक ऐसा मौका जिसके बारे में सारिका के परिवार की महिलाएं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। सारिका के सामने जब ये अवसर आया, उनके परिवार की केवल महिलाएं नहीं अपितु पूरे समाज ने, पूरे परिवार ने इसका विरोध किया। उन लोगों की नज़र में किसी भी महिला का नौकरी करना नैतिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं था, लेकिन फिर भी सारिका ने उस नौकरी को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद नौकरी को चुना और नौकरी की शुरुआत की। यहाँ तीनों ही उदाहरणों में कहीं ना कहीं हम वैश्वीकरण का एक रूप देख पा रहे हैं। पहले उदाहरण में हमने देखा कि जनार्दन जो कि जॉन बन जाते हैं, वो अपनी सेवाएं किसी दूसरे देश को दे रहे हैं। दूसरे में रामधारी कहीं और बनी हुई वस्तु को यहाँ खरीद रहे हैं, अपने घर अपनी बिटिया को तोहफा देने के लिए लाए हैं। सारिका के सामने संघर्ष है जीवन मूल्यों का कि ऐसे अवसर जो कि अब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, हकीकत हैं और जिनके बारे में समझ या कहें कि जिनके बारे में जानकारी उसके समाज को, उसकी संस्कृति को नहीं थी। वैश्वीकरण का अर्थ की हम बात करें तो विभिन्न अर्थों में वैश्वीकरण का कई बार उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका सटीक अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे तो वैश्वीकरण के रूप में जो वैश्वीकरण की बुनियादी बात है वो है प्रवाह है। किसका प्रवाह है? विश्व के एक हिस्से के दूसरे हिस्से में विचारों का प्रवाह है। पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और व्यापार और आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। अर्थात वैश्वीकरण में प्रवाह हो रहा है, विचारों का प्रवाह हो रहा है, पूंजी का प्रवाह हो रहा है, वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, लोगों का। तो एक बुनियादी अवधारणा के रूप में जब हम वैश्वीकरण को समझते हैं तो हम जानते हैं कि ये प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, वस्तुओं का प्रवाह है, संस्कृतियों का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, लोगों का। अर्थात लोगों का, उनके विचारों का एक देश से दूसरे देशों तक, कई देशों तक जाना, मिलना, घुलना और अपने प्रभाव छोड़ना बुनियादी रूप से वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। क्या कारण है वैश्वीकरण के? ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण समकालीन है या फिर आज वर्तमान युग में ही अस्तित्व में आया है। अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमेशा से ही एक देश से दूसरे देशों में लोगों की आवाजाही भी रही है, वस्तुओं का आवागमन भी हुआ है, पूंजी का आवागमन भी हुआ है। और क्योंकि लोग जब एक देश से दूसरे देश में पहुंचे हैं तो
निश्चित रूप से उनके विचार भी वहां पहुंचे हैं। लेकिन आज वर्तमान युग का वैश्वीकरण कैसे उससे अलग है? आज जो वर्तमान युग का वैश्वीकरण उस प्राचीन भारतीय या फिर कहें कि प्राचीन वैश्वीकरण से अगर अलग है तो वो है प्रवाह की गति के रूप में। आज जिस गति से वैश्वीकरण हो रहा है, जिस गति से ये प्रवाह हो रहा है, उतनी अधिक तेज गति पहले कभी नहीं रही थी। और इस गति का क्या कारण है? इस गति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रौद्योगिकी। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के आविष्कारों ने विचार पूंजी, वस्तु और लोगों के विभिन्न भागों में आवाजाही को आसान बनाया। साथ ही संचार क्रांति ने इस प्रवाह को और तेज बना दिया। हमारे सोचने के तरीके पर प्रभाव पड़ा। विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब ये समझ रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के अन्य हिस्सों पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। वैश्वीकरण के प्रभावों की हम बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को। वैश्वीकरण का प्रभाव है वो बहुआयामी है, ना केवल राजनीति पर अपितु आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी हम देखेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की। राजनीतिक प्रभावों की हम बात करते हैं तो यहाँ राज्य की क्षमता में कमी हमें नजर आती है। कल्याणकारी राज्य की जगह अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने जगह ले ली है। राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। इससे सरकारों को अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता में कमी आई है। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को अभी भी कोई चुनौती नहीं मिली है। अर्थात राज्य जो लोक कल्याणकारी राज्य था, जो कि लोक कल्याण के लिए विभिन्न कार्य कर रहा था, उसकी जगह निश्चित रूप से न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य स्थान ले रहा है। अर्थात सरकार द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों को ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां पैर पसार रही हैं, ये प्रभावित कर रही हैं। लेकिन फिर भी समुदाय के प्रमुख के रूप में राज्य था, वो आज भी समुदाय के प्रमुख के रूप में बना हुआ है। इस मामले में वैश्वीकरण ने कोई भी चुनौती राज्य के लिए प्रस्तुत नहीं की है। राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो। ये कार्य अनिवार्य रूप से आज भी राज्य के ही जिम्मे हैं। आज भी राज्य ही इनको बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। राज्यों में की ताकत में इजाफा इस तरीके से हम हुआ है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण तकनीकी बढ़ी है, प्रौद्योगिकी बढ़ी है, तो उन्नत हथियार, उन्नत तकनीकी व्यवस्था, उन्नत संचार के साधन राज्यों को मिले हैं, जिसकी वजह से राज्यों को यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना और ज़्यादा आसान हुआ है। तो इस नज़रिए से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से राज्य को अपने समुदाय के प्रमुख के रूप में उसकी ताकत में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर राज्य के निर्णय लेने की क्षमता की हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हमें नजर आती है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों के बारे में। आखिर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या रहे? आर्थिक वैश्वीकरण की बात करें तो दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हुआ है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है और साथ ही आयात पर प्रतिबंधों में कमी आई है। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात निर्यात जो होता है, तो विभिन्न राष्ट्रों ने अपने आयात जो नियम थे उनमें शिथिलता दी है और आयात प्रतिबंधों में कमी लगातार इंगित हो रही है। पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंधों में भी कमी आई है। धनी देश के निवेशकर्ता दूसरे देशों में अपना निवेश कर रहे हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को हम देखते हैं तो वस्तुओं के व्यापार में और बहुत अधिक वृद्धि हुई है। साथ ही पूंजी का आवागमन या पूंजी का निवेश या पूंजी का प्रवाह भी बहुत अधिक बड़ा है। और हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े निवेशकर्ता विकासशील राष्ट्रों में अपनी पूंजी लगा रहे हैं ताकि वो वहाँ ज़्यादा लाभ कमा सकें। वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ रही है। विकसित देश अपनी सीमा नीति के जरिए अपने राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी
बड़ी सतर्कता से अभेद्य बनाए हुए हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों की नौकरी और धंधों को न हथिया लें। अर्थात जो विकसित राष्ट्र हैं, जो धनवान राष्ट्र हैं, वो निवेश कर रहे हैं विकासशील राष्ट्रों में, ताकि वहाँ वो अधिक से अधिक धन कमा सकें। लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाया हुआ है। वो उतनी आसानी से दूसरे देशों के नागरिकों को वहाँ नहीं आने दे रहे हैं। उन्हें ये डर है कि जो उनके स्थानीय नागरिक हैं, उनकी नौकरी और धंधे ये विदेशी नागरिक कहीं हथिया ना लें। आर्थिक वैश्वीकरण के परिणामों की अगर हम बात करें तो सरकारें कुछ जिम्मेदारी से अपने हाथ खींच रही हैं। सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े से छोटे तबके को फायदा हुआ है। अर्थात वैश्वीकरण के कारण जिनको लाभ हुआ है वो एक बहुत छोटा तबका है, जबकि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको लाभ की बजाय इसके नुकसान उठाने पड़े हैं। जबकि नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग हैं वो बदहाल हैं, और इसके लिए ये सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो चिंतक हैं, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किए जाने का सुझाव दिया है। इनका मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण का जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसको कम किया जाना चाहिए, एक सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करके। वैश्वीकरण से गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे और इन देशों के गरीब लोग बदहाल हो जाएंगे, ऐसा कहना है सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले चिंतकों का। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण भी कहा है, कि जिस तरह से पहले जो महाशक्तियां थी, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, वो अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमा के या फिर वहां अपनी सरकार स्थापित करके उनका शोषण किया करते थे, तो उसी का ये दूसरा रूप उन्होंने वैश्वीकरण कहा है अर्थशास्त्रियों ने, कि अब सरकारें सीधे तौर पर वहां उन देशों पर कब्जा ना करके और इस वैश्वीकरण के जरिए अपने कंपनियों का प्रचार प्रसार करके, अपनी पूंजी का निवेश वहां करके या फिर विभिन्न तरीकों से और इन राष्ट्रों से अपना लाभ उठा रही हैं। वैश्वीकरण के समर्थकों के ये तर्क हैं कि इससे समृद्धि बढ़ती है, खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है, ऐसा कह रहे हैं आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थक। व्यापार की बढ़त से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है और इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। वैश्वीकरण के मध्यम मार्गी समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण ने निश्चित रूप से चुनौतियां तो पेश की हैं, लेकिन अगर हम सजग होकर, सचेत होकर, पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना करेंगे तो इससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। अब हम जानते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को। सांस्कृतिक प्रभाव की बात अगर हम करते हैं तो किसी भी राष्ट्र की संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो पहले इसके नकारात्मक पहलू की बात कर ली जाए कि संस्कृति पर जो हमारी संस्कृति है, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति है, उस पर यह वैश्वीकरण अपना क्या प्रभाव डाल रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी, और वैश्वीकरण से ये होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। अर्थात विचारों की आवाजाही, लोगों की आवाजाही से संस्कृतियां हैं वो एक रूप हो चलती हैं, एक जैसी सी हो जाती हैं। लेकिन सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ यह नहीं है कि किसी एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है। इसका अर्थ है कि विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। अर्थात संस्कृति का हम वैश्वीकरण की बात करते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो संस्कृति पर पड़ रहा है, जब एक से अधिक संस्कृतियां एक दूसरे के और संपर्क में आ रही हैं, जब उनकी बातें एक दूसरे सीख रहे हैं लोग, तो यहाँ हम ये मान लें कि एक नई संस्कृति उदित हो रही है। जबकि विचारकों का ये कहना है कि ये नई संस्कृति नहीं है, अपितु पश्चिमी संस्कृति है, वो अन्य संस्कृतियों पर अपना प्रभाव लाद रही है, अपने विचार लाद रही है। अर्थात कोई संस्कृति अपना मूल रूप खोकर पश्चिमी संस्कृति में रंगी जा रही है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति है वो कम ताकतवर समाजों पर अपना प्रभाव छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति उसे दिखाना चाहती है। तो ये देखा हमने सांस्कृतिक वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव था उसका नकारात्मक पहलू, कि यहाँ ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि एक संस्कृति है उसके ऊपर पश्चिमी संस्कृति अपना प्रभाव डाल रही है
और वो प्रभावशाली संस्कृति जो कि आर्थिक रूप से ताकतवर है, जो कि राजनीतिक रूप से ताकतवर है, वो अन्य जो संस्कृति हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है और एक तरह से अपने रंग में उसको रंग रही है और वो पूरी दुनिया को वैसा दिखा रही है जैसा वो दिखाना चाहती है। अब हम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के सकारात्मक पहलू को देखते हैं। तो सकारात्मक पहलू ये कहता है कि संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है। हर एक संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती है कि हमेशा से इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि संस्कृतियां अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आई हैं और एक दूसरे के संपर्क में आकर के इन संस्कृतियों ने उन प्रभावों को अपने आप में समाहित करके एक उन्नत संस्कृति का रूप धारण किया है। तो संस्कृति ऐसी कोई जड़ वस्तु नहीं है कि जिसके ऊपर अन्य कोई संस्कृति अपना प्रभाव लाद कर डाल कर उसको खत्म कर दे, अपितु सभी संस्कृतियां हैं वो बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती हैं और बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि जो अमेरिका की ब्लू जींस है, आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे विश्व में ये प्रसारित है और पूरे विश्व के लोग इसको पहन रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहीं अमेरिका की ब्लू जींस के साथ भारतीय खादी का कुर्ता पहनना एक नए रूप का परिचायक है, एक उन्नत संस्कृति का परिचायक है कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं, अपितु अपनी संस्कृति के साथ एक नए कहीं की पसंद को जोड़ लिया। और वहीं जो भारतीय खादी का कुर्ता है वो अमेरिका में भी नीली जींस के साथ पहना हुआ देखा जाना निश्चित रूप से संस्कृतियों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव को परिलक्षित करता है। तो जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो केवल उसके नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ते, अपितु लोगों के सामने ज़्यादा विकल्प खुलते हैं, उनकी पसंद नापसंद के ज़्यादा अवसर मौजूद होते हैं। इससे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है कि जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं, हमारे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको छोड़े बिना हम नई संस्कृति को अपनाते हैं, उनकी बातों को अपनाते हैं, उनके तौर तरीकों को अपनाते हैं और हमारी संस्कृति एक नया और परिष्कृत रूप धारण कर लेती है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक समरूपता से उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है और इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। अर्थात कि हर एक संस्कृति है वो जब दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आ रही है, दूसरे लोगों के विचारों के संपर्क में आ रही है, तो वो अपना एक अलग और नया रूप धारण करती जा रही है और इसे कहा गया है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। तो जाना हमने वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में, हमने वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव भी जाने, आर्थिक प्रभाव भी जाने और जाने हमने सांस्कृतिक प्रभाव। तो अब लेते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या है वैश्वीकरण? हमने विस्तार से जाना कि वैश्वीकरण की बुनियादी अवधारणा के रूप में हम प्रवाह को लेते हैं और विस्तार से आपको इसका आंसर लिखना है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों को लिखिए। हमने देखा कि सबसे अधिक जो प्रभाव हमने वैश्वीकरण के देखे वो आर्थिक प्रभाव हमने देखे। तो वैश्वीकरण के क्या हैं आर्थिक प्रभाव? क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे विभिन्न छोटे देश और विभिन्न बड़े देशों की अर्थ की स्थिति पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर? इसके बारे में विस्तार से आपको आंसर करना है। पूरे विश्व में प्रचलित नीली जींस वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाती है? तो पूरे विश्व में नीली जींस का पहना जाना, जो कि अमेरिकी संस्कृति का एक रूप थी, आज पूरे विश्व में अपनाई जा रही है, पूरे विश्व में पहनी जा रही है। तो ये कौन से वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव का परिचायक है, ये आपको बताना है। धन्यवाद।